हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 17 नवंबर को जो पहली शिफ्ट में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और आने वाली शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। पहला क्वेश्चन क्या बना है, वर्तमान में भारत का कौन सा क्षेत्र कलिंग का क्षेत्र है? वर्तमान में भारत का कौन सा क्षेत्र कलिंग का क्षेत्र है? तो उड़ीसा का क्षेत्र है, उसे कलिंग का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन बनता है, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में बने, कि महानदी और गोदावरी नदियों के बीच में जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है उसको कौन से क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो कलिंग के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के पूर्वी तटीय क्षेत्र को कलिंग क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक करंट का क्वेश्चन है, ये विश्व भूषण हरिश्चंद्र हैं जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। उनको उनके साहित्य में योगदान के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा 2021 का कलिंग रत्न पुरस्कार इनको दिया गया। किसको? विश्व भूषण हरिश्चंद्र जी को, जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। किसके द्वारा दिया गया है? उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 किसके द्वारा दिया गया है। या क्वेश्चन बनेगा कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है, या क्वेश्चन पूछ लेंगे विश्व भूषण हरिश्चंद्र कहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, या पूछेंगे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। ये चर्चा में है तो क्वेश्चन बन सकता है। और हम एक्स्ट्रा फैक्ट में जाने तो कलिंग का क्षेत्र वर्तमान में उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश, अधिकांश उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों से राज्यों के एक हिस्से में मेल खाती है। मतलब यहाँ जो ये क्षेत्र है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तेलंगाना, उत्तरी तेलंगाना, उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश का अधिकांश और उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ राज्य, ये पूरा जो क्षेत्र है ये कलिंग क्षेत्र के नाम से पहले जाना जाता था। मगध के नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। यदि कलिंग से संबंधित क्वेश्चन बना है तो कलिंग से संबंधित जितने पॉइंट हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं कि मगध के नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। भारत में रोहतास किला किस नदी के किनारे स्थित है? ये क्वेश्चन बना। तो रोहतास किला सोन नदी के किनारे स्थित है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नदी के किनारे किला पूछा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये चित्तौड़गढ़ का किला है जो गंभीरी और वेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। यह किला राजस्थान में दक्षिणी भाग में स्थित है। गंभीरी और वेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला। बहुत आता है, याद रखना है। और इसमें जो इससे संबंधित पॉइंट है, अकबर द्वारा बनवाया गया आगरा का लाल किला यमुना नदी के तट पर स्थित है, पूछा जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और रोहतास दुर्ग बिहार के रोहतास जिले में स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। शेरशाह सूरी के आदेश पर राजा टोडरमल द्वारा बनवाया गया एक रोहतास किला पाकिस्तान पंजाब प्रांत मैनजुलम शहर के पास स्थित है। यदि ये आता है तो शेरशाह सूरी के आदेश पर जो राजा टोडरमल द्वारा बनवाया गया रोहतास किला था, ये क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अंदर कौन से धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? तो पारसी धर्म की जनसंख्या बिल्कुल नील के बराबर है। ठीक है ना, बिल्कुल नील के बराबर है। देखो यहां देख सकते हैं, मैंने ये टेबल ली है पारसी धर्म की 2011 की जनगणना के अनुसार बिल्कुल नील है। इससे पहले यदि ऑप्शन में पारसी धर्म रहा होगा तो पारसी धर्म आपने क्लिक किया होगा, या जैन धर्म रहा होगा तो जैन धर्म को आपको क्लिक करना है। 0.37% है, 37% 11 की जनगणना के अनुसार। सबसे ज्यादा अपने भारत देश में हिंदू रहते हैं,
जो 79.80% है जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। इस्लाम धर्म जो मुस्लिम भाई हैं वो रहते हैं 14.23%। ईसाई धर्म में 2.30% और सिख धर्म 1.72%। ऐसे ही बौद्ध धर्म 0.70%। यहां से क्वेश्चन बनता है इस टेबल से, तो आपको याद रखना है। एंकर लेग किस खेल से संबंधित है? एंकर लेग किस खेल से संबंधित है? तो रिले दौड़ एथलेटिक्स से संबंधित है एंकर लेग। स्कूप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो स्कूप हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन आ रहे हैं यहां से, एक एक दो दो क्वेश्चन बन रहा है, तो मैं इससे संबंधित जितने वर्ड हैं खेलों से संबंधित वो बताता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत के बाद मैंने ये डाटा निकाला है। आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। देखो, बैडमिंटन से संबंधित जो शब्दावली है वो है सर्विस, डूस, स्मैश, ड्रॉप, लेट, गेम, लव, डबल, फॉल्ट। ये सभी वर्ड बैडमिंटन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, यहां से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बन रहा है, आपको ये बिल्कुल स्लाइड रट लेनी है। बेसबॉल से संबंधित है पिचर, स्ट्राइक, डायमंड, बंटिंग, होम, पुट आउट। बिलियर्ड से संबंधित है जिगर, ब्रेक, स्केच, कैनन, पॉट, क्यू, इनवॉक, इन ऑफ। मुक्केबाजी से संबंधित है जब, हुक, पंच, नॉकआउट, अपर कट और किडनी पंच। ये सभी मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, आपको कोई छोड़ना नहीं है, रट लो इनको। इस परीक्षा में भी काम आएंगे, एसएससी जीडीआर है उसमें भी काम आएंगे। और ये क्वेश्चन जब तक एसएससी जिन एग्जामों को कराती है, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूल, रिवॉक, रफ, डमी, लिटिल स्लैम, ग्रैंड स्लैम, ट्रम्प, डायमंड, ट्रिक्स, ये सभी पूल खेल से संबंधित है। शतरंज से संबंधित है गिटट, चेकमेट, स्टेलमेट, चेक। क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट शब्दावली है वो है लेग स्पिनर, विकेट कीपर, पिच, क्रीज, लेग स्पिनर, ये डबल हो गया, ठीक है ना। रशेल, स्टंप, एसेज, हैट्रिक, लेग बॉय बोलते हैं ना जो, गुगली, गुली, सिली पॉइंट, ये सभी वर्ड क्रिकेट से संबंधित है। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल है, देखते हैं कौन जीतता है। आई होप भारत जीत जाए। फुटबॉल से संबंधित है ड्रिबल, ऑफसाइड पेनल्टी, थ्रो इन, हैट्रिक, फाउल, टच डाउन, ड्रॉप किक, स्टॉपर, ये सभी शब्द फुटबॉल से संबंधित है। गोल्फ से संबंधित होल, बोगी, पुट, स्टमी, चाइडी, टी, लिंक, पुटिंग ग्रीन। देखो और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये वर्ड याद ही करने पड़ेंगे, है ना। और ये आपको पता ही है, मतलब दो क्वेश्चन, एक या दो, किसी शिफ्ट में दो क्वेश्चन बन रहे हैं, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है, तो हमारे एक एक दो दो नंबर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हॉकी से संबंधित है वूल, हैट्रिक, शॉर्ट कॉर्नर, स्ट्रोक, स्ट्राइकिंग सर्किल, पेनल्टी कॉर्नर, कटिंग, स्कूप, सेंटर फॉरवर्ड, कैरी, ड्रिबल, गोल, कैरेट। घोड़ों की दौड़ से संबंधित है पंटर, जॉकी, प्लेस, विन, प्रोटेस्ट। लॉन टेनिस से संबंधित है वॉली, स्मैश, सर्विस, बैक हैंड ड्राइव। ऐसे ही राइफल चलाना, इससे संबंधित है बुल्स आई। तैराकी से संबंधित है स्ट्रोक। टेबल टेनिस से संबंधित है स्मैश, ड्रॉप, ड्यूस, स्पिन, लेट, सर्विस। आप देख रहे होंगे कोई कोई वर्ड ऐसा है जो कई खेलों से संबंधित है, लेकिन आप इस बात की टेंशन ना लें। जब एग्जामिनर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो उसमें वो दोनों
खेल नहीं होंगे, उसमें से केवल एक ही खेल होगा। ठीक है, तो वॉलीबॉल से संबंधित है ब्लॉकिंग, डबल, स्मैश, पॉइंट, सर्व, वॉली। ये सभी वर्ड हैं जो खेलों से संबंधित है, आपको याद रखना है इसको, इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। एक क्वेश्चन बना था, दर्शना जावेरी के शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है। तो दर्शना जावेरी का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। सभी शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताता हूं और उससे संबंधित जितने भी डांसर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, दो दो तीन तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने पूरा कंप्लीट कवर किया है, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना और सुनना। ठीक है, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथक नृत्य से संबंधित डांसरों की बात करें तो बिरजू महाराज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, सरस्वती सेन, गोपी कृष्ण, सुखदेव महाराज। ये सभी डांसर्स कथक नृत्य से संबंधित है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बात करेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से संबंधित डांसरों की बात करें, पहली बात, भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम के डांसरों की बात करें तो सोनल मानसिंह वेरी इंपॉर्टेंट, आया है किसी शिफ्ट में, अभी इसी में है ना, दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में किसी शिफ्ट में आया है। सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजयंती मालावाली, मालविका सरकार, रुक्मिणी देवी, एस के सरोज, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, लीला सेमसन, टी बाल सरस्वती, राम गोपाल। ये सभी डांसर्स भरतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी से संबंधित डांसरों की बात करें तो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, स्वप्न सुंदरी वेम्पत्ति, चन्ना सत्यम, वेदांतम सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये सभी डांसर्स कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बात करेंगे कथकली शास्त्रीय नृत्य के बारे में। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली से संबंधित डांसर्स की बात करें तो मृणालिनी साराभाई, शांता राव, कृष्ण नायर, कृष्णन कुट्टी, आनंद शिवरामन, उदय शंकर, बल्लोत, नारायण मेनन। ये सभी नाम जितने मैंने बताए आपको, ये डांसर्स हैं कथकली नृत्य के। बात करेंगे ओडिसी नृत्य के बारे में। ओडिसी नृत्य ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित डांसर्स की बात करें, इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, संयुक्ता पाणिग्रही, किरण सहगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, प्रियम वंदना मोहंती, मिनाती दास, शेरोन लोवेन और मृता वाकी। ये सभी डांसर्स ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से संबंधित है। यहीं से क्वेश्चन बना था इस शिफ्ट में, जो 17 तारीख को पहली शिफ्ट थी, यहीं से क्वेश्चन बना था। झावेरी बहन है, दर्शना झावेरी का पूछा था। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दर्शना झावेरी, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी। चारों झावेरी बहनें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। रीता देवी, चारू माथुर, विपिन सिंह, आत्म सिंह, निर्मला मेहता, साधन बोस, नल कुमार सिंह, कलावती देवी, थम्बल यामा, अमली सिंह। ये सभी डांसर्स मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बात करेंगे मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इससे संबंधित डांसरों की बात करें, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, रागनी देवी, शांता राव, भारती शिवाजी, तारा नेडुगाड़ी, शेषन मजूमदार, तंकमणि, गाता नायक। ये सभी डांसर्स मोहिनीअट्टम से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बात करेंगे सितार से संबंधित। सितार देखो,
यहाँ तक क्या है, हमने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, लेकिन वाद्य यंत्र और वादक के बारे में बात करें तो यहाँ से मैं बताता हूँ वाद्य यंत्रों के बारे में और उससे संबंधित वादकों के बारे में। इसी स्लाइड में सब कुछ खत्म कर दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं दोनों को मिला के, तो ये आपको जानना निहायत ही जरूरी है। ठीक है, रट लेना है इनको। सितार से संबंधित जो वादक हैं वो है पंडित रविशंकर, उमाशंकर मिश्र। देखो सभी मैंने उतने ही नाम लिए हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको सभी नामों को याद रखना है। ठीक है, याद नहीं होता है, दिन में 3-4 बार इसको पढ़ें, वीडियो देखें। आपको लिखना नहीं है तो मैंने एक इससे संबंधित वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, डबल स्पीड में देख लें आप, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आराम से सिंगल स्पीड में देखें, लेकिन 3 बार देख लें दिन में, ऐसे 2-3 दिन देखेंगे ये सब रट जाएंगे। तो सितार से संबंधित है पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन, शाहिद परवेज और बुद्धादित्य मुखर्जी, ये सितार से संबंधित वादक हैं। बांसुरी वाद्य यंत्र के बारे में बात करें तो बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित वादक हैं हरप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी, पन्नालाल घोष, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, वी कुंजमणि, रघुनाथ सेठ। ये सभी वादक बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खां, दयाशंकर, जगन्नाथ हरि सिंह, शैलेश भागवत, ये सभी वादक शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। संतूर की बात करें तो शिव कुमार वर्मा, भजन सोपोरी, तरुण भट्टाचार्य, ये सभी वादक संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित है। तबला से संबंधित है उस्ताद अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदई महाराज, फैरयाज खां, सुखविंदर सिंह, तलीफ खां, अंबिका प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, सभी नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तबला वादक। सरोद वाद्य यंत्र की बात करें तो उससे संबंधित वादक अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां, जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, अली अकबर खां, विश्वजीत रॉय चौधरी, बुद्ध देवदास गुप्ता, चंदन रॉय और शारदा रानी, ये सभी वादक सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है। बात करेंगे वायलिन से संबंधित, वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित बात करें तो डॉक्टर एन राजन, टी एन कृष्णन, संगीत राजन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग, कुनक्कड़ी, वैद्यनाथन, लालगुड़ी जयराम, ये सभी वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। सारंगी की बात करें तो ध्रुव घोष, पंडित राम नारायण जी, वजीर खां, इंद्रलाल, सावरी खान, ये सभी वाद्य यंत्र, ये वादक सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। बात करेंगे गिटार के बारे में। गिटार से संबंधित हैं श्री कृष्ण नलिन, विश्व मोहन भट्ट, ब्रजभूषण कावरा। पखावज से संबंधित उस्ताद रहमान खां, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह, ये सभी वादक पखावज वाद्य यंत्र से संबंधित है। मृदंग की बात करें तो डॉक्टर जगदीश सिंह, ठाकुर भीकम सिंह, पालघार रघु, ये वादक मृदंग वाद्य यंत्र से संबंधित है। वीणा से संबंधित हैं एस बालचंद्रन, बदरुद्दीन डागर, वी दोरे स्वामी, कृष्णा, कल्याण कृष्ण भावतरा, कल्याण कृष्ण और असद अली। रुद्र वीणा से संबंधित हैं असल अली खां और सादिक अली खां। इंपॉर्टेंट है ये चार, ये समझ लो 3 या 4 नंबर आपको पक्के करने हैं। तो ये जो मैंने स्लाइडें बताई हैं इनको आपको रट लेना है जितना मैंने बताया, आपके 3-4 नंबर कहीं नहीं गए दिल्ली पुलिस में। और आने वाले एसएससी जीडी और भी जितनी भी एसएससी एग्जाम कराती है सब में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, लेकिन दिल्ली पुलिस में 50 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ 3 या 4 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये मैंने बता दिया है ना। अच्छा हाँ, नहीं ये नहीं बताया, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो हम पढ़ चुके हैं भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, दोनों शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, ये क्वेश्चन बना था।
और आगे वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, फिर आ सकता है रिपीट होगा ये क्वेश्चन। विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है विजेंद्र सिंह। बात करें निम्न में से शहनाई वादक कौन है, मतलब क्वेश्चन ऐसे बना था, निम्न में से शहनाई वादक कौन है, इनमें से कोई एक नाम दे रखा होगा, 3 अदर्स नेम होंगे, तो उस पर टिक करना था, इनमें से जो है। तो भारतीय शहनाई वादकों को मैं कंप्लीट बता देता हूं। बिस्मिल्लाह खान, एस बलेस, अनंत पाल, अली अहमद, हुसैन खान। आप देख रहे होंगे इस शिफ्ट में भी 4 क्वेश्चन बने, देख लो, मैंने वो उन स्लाइडों में कंप्लीट करा दिया, उनको रट लेना, ठीक है। भारत सरकार ने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसे एलपीजी बोला जाता है, कि नीति कब जारी की थी? तो 23 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति 1991 की घोषणा की गई थी, जिनके उस समय प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी, एल फोर लिबरलाइजेशन, जो उदारीकरण बोला जाता है, पी फोर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण बोला जाता है, जी फोर ग्लोबलाइजेशन, जिसे वैश्वीकरण बोला जाता है। पूछा जाता है कभी कभी, ये फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, एलपीजी में पी फोर क्या है, ठीक है, जी फोर क्या है, हिंदी में भी पूछ लेता है, इंग्लिश में भी पूछ लेता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त किया था? तो असहयोग आंदोलन उन्होंने समाप्त किया था। इसके आसपास वाले जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, उन सबको मैं डिस्कस करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे? सी आर दास तथा उनकी पत्नी बसंती देवी। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे? सी आर दास और उनकी पत्नी बसंत देवी। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920 में कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में लिया गया था? पूछ लेंगे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कोलकाता अधिवेशन में हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लाला लाजपत राय कर रहे थे। ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चोरी चोरा घटना का परिणाम स्वरूप 12 फरवरी 1922 को बारदोली में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया था। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ओके, काली पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का उत्सव है। यह किस हिंदू माह में मनाया जाता है? तो कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है यह उत्सव, ठीक है। काली पूजा उत्सव कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन बना है, 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 किस प्रदेश ने जीती है? तो असम ने जीती है, ठीक है, असम ने जीती है। आगे शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, याद रखना है आपको। किस छऊ नृत्यांगना को पद्मश्री अवार्ड दिया गया? तो शशधर आचार्य को 2020 में पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, तो यही ऑप्शन में रहा होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोटिंग करता है? ये क्वेश्चन बना है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोटिंग करता है वो बताता हूं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, निर्वाचित हो या वो मनोनीत हो। कौन कौन से दोनों सदन? राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।
एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर मतदान के माध्यम से वोटिंग करते हैं। ठीक है, दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, ओके। इससे संबंधित और एग्जाम में आने वाले पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? राज्य विधानमंडल के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल का मतलब यह है जो एमएलए होते हैं। ठीक है, एमएलए होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। भारत के वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़। यह पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। यहां से क्वेश्चन बना था एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूरा कंप्लीट याद रखना है आपको। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे। ठीक है, उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व डॉक्टर एस राधाकृष्णन कहां थे या कहां के राजदूत थे? इस तरीके से क्वेश्चन कुछ बना था, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, मतलब भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 बताता है। ठीक है, और आर्टिकल 67 में बताया है उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में। उपराष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 67। उपराष्ट्रपति को देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छों को नहीं पता होगा ये पॉइंट, ध्यान रखना इस बात का। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति होने के कारण नहीं, इसके वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। कुछ समझ में आया? जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनको उपराष्ट्रपति के पद पर रहने का वेतन नहीं मिलता है, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, उस बात का वेतन मिलता है। समझ गए? इनको जो वेतन और भत्ते दिए जाते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, यदि राष्ट्रपति से संबंधित आ जाता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। समझ में आ गया होगा? यह तो क्वेश्चन इस पॉइंट से बनता है, तो आपको याद रखना है इसको। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है? तो वो संसद को संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव करने से रोका जाना है। क्या था ये केस? मैं बताता हूं आपको कि जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्तियां प्रदान करता है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 संसद को संविधान में संशोधन की शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम संविधान के आधारभूत ढांचे को ही पूरा बदल दो। ये मोटी मोटी बात है। तो उसने क्या कहा था कि संविधान की आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बना था आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कितने सप्ताह पहले शुरू हो गई थी? तो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू हुआ और 15 अगस्त 2023 को समाप्त हो गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से दांडी मार्च को हरी झंडी दिखाकर आजादी का अमृत महोत्सव उद्घाटन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये
आने वाली शिफ्टों में आएगा, ध्यान रखना। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, ये भी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है, पहले भी आया है, मतलब आई थिंक एमटीएस में आया ये क्वेश्चन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी और नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर आजादी की अमृत कहानियां प्रारंभ की है, ठीक है। एग्जाम में आने वाले और क्या पॉइंट बन सकते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव के 5 विषय क्या क्या है, ठीक है, या कितने विषय थे। तो स्वतंत्रता संग्राम, 5 विषय जो है, स्वतंत्रता संग्राम, विचार, समाधान, और यह है कार्रवाई और उपलब्धियां, ये 5 विषय हैं। नेक्स्ट बात करें, अक्टूबर और नवंबर के महीने में सबसे अधिक वर्षा भारत में किस राज्य में होती है। बहुत आता है ये क्वेश्चन, पता नहीं क्यों आता है, बहुत आता है। तमिलनाडु में होती है। उत्तर पूर्वी, ये पूछा जाएगा कि तमिलनाडु में सर्दी ऋतु में तमिलनाडु में जो वर्षा होती है कौन से मानसून से होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में अक्टूबर से दिसंबर महीने में बारिश होती है। सर्दियों के मौसम में जो कोरोमंडल तट है, जो तमिलनाडु वाला तट है, अधिकांश बारिश पूर्वोत्तर मानसून के कारण होती है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेता है। क्वेश्चन बना था, चंद्रमा पर सबसे कम तापमान कितना होता है। तो -250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। किस समिति के अध्यक्ष कौन कौन था, पूरा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन रहा है। तो देखो, समिति और अध्यक्ष, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति से संबंधित थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। एक ही बार में सुनिए, प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, तीनों के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यय पत्र संबंधी समिति अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर अध्यक्ष थे। आवास समिति के अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज पर तथर्थ समिति से अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे जी.वी. मावलंकर। और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यकों पर उप समिति के अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति से संबंधित थे जे.बी. कृपलानी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और आसाम के अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलाई। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों, असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी उप समिति के अध्यक्ष थे ए.वी. ठक्कर। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समझ में आ गया होगा, आप इसको 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे, पहले से ही याद होंगे। वैसे भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बना था। तो लाल बहादुर शास्त्री थे। और यदि ऑप्शन में लाल बहादुर शास्त्री नहीं रहा हो तो इंदिरा गांधी, उनके बाद इंदिरा गांधी आई थी, तो इंदिरा गांधी ऑप्शन में होगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए। इस क्वेश्चन को तो आप रट लो, हर परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बनता है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, बाण भट्ट है। इंपॉर्टेंट जितने लेखक और उससे संबंधित बुक्स हैं उनका मैं बताता हूं, जो परीक्षा में पूछी जा रही। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे। किरण बेदी भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। पंचतंत्र के हैं विष्णु शर्मा।
पंचतंत्र के विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया है। नेहा भवानिया द गाइड टू प्राइवेट इक्विटी। सूरदास की है साहित्य लहरी सूरसागर। वेद व्यास द्वारा लिखी गई है भगवत गीता और महाभारत। जवाहरलाल नेहरू की सभी इंपॉर्टेंट है। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स एंड ऑटोबायोग्राफी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सभी जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित हैं। जयशंकर प्रसाद की हैं आंसू कामायनी लहर। प्रेमचंद की हैं गोदान, गवन, कर्मभूमि, रंगभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, कायाकल्प और प्रेमाश्रय, सभी इंपॉर्टेंट है। कल्लड़ की है राज तरंगिणी, बहुत पूछी जाती है। अश्वघोष की बुद्ध चरितम। और नेक्स्ट है विशाख दत्त की है मुद्रा राक्षस। और राही मासूम रजा की नीम के पेड़। अबुल फजल की है आयने अकबरी, अकबरनामा। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है चरित्रहीन। भवभूति मालती माधव, उत्तरामचरित। चौधरी चरण सिंह की है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर की एक से एक इंपॉर्टेंट है, सभी जितनी है। चित्रांगदा, गीतांजलि, गार्डनर, विसर्जन, हंगरी स्टोन्स, गोरा। गोरा बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है गोरा, है ना। गोरा, गीतांजलि सब इंपॉर्टेंट है। चांडालिका, क्रिसेंट मून, द गार्डनर, द हैंग्रो स्टोन्स, द कोर्ट डांसर, किंग ऑफ डार्क वेवर, पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस बहुत पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ऑफिस, द रिलीजन ऑफ मैन, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। मैरी कॉम की है अनब्रेकेबल, बहुत पूछी जाती है। वात्सायन, कामसूत्र। संजय बारू की है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। गुलबदन बेगम की है हुमायूं नामा। कबीरदास की बीजक, रमेनी, सबद। अष्टाध्यायी की है पाणिनि। पाणिनि द्वारा रचित है अष्टाध्यायी। फिरदौसी द्वारा रचित शाहनामा। और खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, दिल्ली, ट्रुथ, लव एंड अ लिटिल मेलिस, ठीक है ना। कालिदास की है कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, रघु वंशा कुमार संभवंश, कुंतला और विक्रम उर्वशी, ये सभी कालिदास द्वारा रचित है। प्रेम वाटिका रसखान की है। कादम्बरी बाणभट्ट की है। और हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की है। ये तो किसी उसमें आई है, हाफ गर्लफ्रेंड, है ना। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन में आया था। तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से निर्वाचित होता है विधानसभा अध्यक्ष, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। संविधान का आर्टिकल 178 विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति के संदर्भ में प्रावधान करता है। एक क्वेश्चन बना था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित है, तो आर्टिकल 324। और चुनाव आयोग से संबंधित जितने आर्टिकल हैं मैं बताता हूं आपको। पहली बात तो चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, जिनमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। वे 6 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं और 65 वर्ष की आयु तक काम कर सकते हैं। जो भी पहले हो वो रिटायर होने के लिए, 65 वर्ष पहले हो गया तो चले जाएंगे, मतलब रिटायर हो जाएंगे। और 6 साल पहले कंप्लीट हो गया तो 6 साल बाद वो रिटायर हो जाएंगे। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तीनों सदस्य। अच्छा, इससे सब चुनाव आयोग से संबंधित जितने आर्टिकल हैं उनके बारे में बात करें तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग में चुनावों के लिए दायित्व, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। 325 में दिया गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष का मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। आर्टिकल 326 में लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। आर्टिकल 327 में विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति देता है। आर्टिकल 328 में किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है। और आर्टिकल 329 में चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए आर्टिकल 329 बताता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।